देखिए, यहाँ पर आपके सामने ग्राफ कल का विजिबल होगा। सभी की स्क्रीन पे विजिबल है? ओके। तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज से। और पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था कि प्योर पब्लिक थ्योरीज ना, और सेकंड है जनरल पब्लिक थ्योरीज। और हमने ये भी आपको रिप्लाई किया था कि प्योर पब्लिक थ्योरीज इस बात का उत्तर देती है कि सार्वजनिक व्यय का ऑप्टिमल लेवल, अनुकूलतम स्तर क्या होना चाहिए, ठीक है? या जो है सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वस्तु मतलब प्रोवाइड कराई जाती है, तो उस सार्वजनिक वस्तु का अनुकूलतम प्रावधान कितना होना चाहिए, किस स्तर पे होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो समान थ्योरीज है, जनरल थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जिसमें हमें तीन थ्योरीज पढ़नी होती है। एक वैगनर परिकल्पना, दूसरा वाइजमैन पिकॉक परिकल्पना और तीसरा कॉलिन क्लार्क परिकल्पना। तो जो जनरल थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस बात का उत्तर देती हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हो रहा है वो किस प्रकृति से हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। ये तीन थ्योरीज इन प्रश्नों का उत्तर देती है। इस चीज माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा कि तीन थ्योरीज कौन कौन से उत्तर देती है। जो जनरल सामान्य थ्योरीज है, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय की जो समान सिद्धांत है, वो इस बात का उत्तर देती है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का क्या कारण है, नंबर वन। नंबर टू, या इसमें जो वृद्धि हो रही है, तो वो किस प्रकार से हो रही है। पहले नंबर वन तो कारण हो गया। दूसरा जो है इसकी प्रकृति क्या है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसकी प्रकृति क्या है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है समान सिद्धांत देता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो वैगनर परिकल्पना है वो ये बताती है कि सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि होती है वो सतत, मतलब लगातार एवं सुगम, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ मैनर में होती है। उसकी प्रकृति क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ मैनर, ठीक है। और इसके पीछे जो इन्होंने जो कारण बताए थे, इन्होंने कहा था कि जो है एक्सटेंसिवली, विस्तारित रूप से, और इंटेंसिवली, गहन रूप से कार्यों को ग्रहण करने के कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। और फिर इसके पीछे उन्होंने ढेर सारे जो लिस्ट ऑफ कॉजेज जो हमने लिखाया था उस दिन, कि सामाजिक सेवाओं में विस्तार, और है ना, जो इतने ढेर सारे 6-7 कारण हमने लिखाए थे, है ना। उसके बाद डेमोक्रेटिक संस्थाओं का जो परिचालन है, युद्ध की तैयारी है ना, प्राइस स्टेबिलिटी है ना, ये सब सारी चीजें जो हमने ढेर सारी जो कॉजेस लिखा था, ये इनके थ्योरीज में कॉजेस के रूप में थे। फिर इसके बाद इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। इनकी थ्योरी को जो है दूसरे अर्थशास्त्री जो आए, वाइजमैन एंड पिकॉक, इन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो बढ़ता है उसकी प्रकृति जो है वो कॉन्टिन्यूअस और स्मूथ ना होके ये स्टेप लाइक मैनर में बढ़ता है। कॉन्टिन्यूअस और स्मूथ तरीके से ना बढ़ के स्टेप लाइक मैनर, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है। और इसके पीछे जो इन्होंने कारण बताया, उनका जो कॉजेस था वो अलग था। इसके पीछे इन्होंने कारण बताया, इसके पीछे 3 प्रभाव कार्य करता है। जो इन्होंने 3 कारण बताए: प्रस्थापन प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और संकेंद्रण प्रभाव। 3 कारणों को इन्होंने उल्लेख किया। ये प्रभाव ही 3 कारणों को उत्पन्न करते हैं। इन्होंने कहा कि जो है मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था कोई एक बिंदु T1 पर वर्तमान में विद्यमान है, और अर्थव्यवस्था में यकाएक एक संकट आ जाता है, या समझ लीजिए जैसे युद्ध की स्थिति आ जाती है, या समझ लीजिए कि जो है आर्थिक संकट आ जाता है, या समझ लीजिए जैसे स्वास्थ्य संकट हमारे सामने आया, कोरोना का हमने कल एग्जाम्पल दिया था
कि एक बार की हमारे सामने कोरोना का संकट आ गया, तो जब एकाएक एक बार की जब कोई समस्या आती है, अनफॉर्चुनेट मान लीजिए भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या कोई भी ऐसा कोई भी घटना घटित हो गई, अप्रिय घटना कुछ भी ऐसी घटित हो गई, तो जिसके कारण जो है सरकार को ये लगने लगा कि हमें जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो सरकार को ये एहसास हुआ T1 पॉइंट पे कि हमें अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। अब जैसा कि हमने बताया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जब चाहे बढ़ा ले, जब चाहे घटा दे। उसके लिए उसके पीछे जो है भई टैक्स भी तो चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कौन करता है? टैक्स करता है। भाई टैक्स रेवेन्यू से ही तो पब्लिक एक्सपेंडिचर चलेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए सरकार को क्या बढ़ाना पड़ेगा? टैक्स का लेवल। ठीक है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए टैक्स का लेवल सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने जो है पब्लिकली ये अनाउंस किया कि हमारे सामने विपत्ति का समय है, आप लोगों के ऊपर टैक्स की दर बढ़ाया जाता है। आपको पहले से ज़्यादा हायर लेवल पे टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों को ये लगता है कि लोग सेंटिमेंट्स ये हो जाते हैं कि चलो मेरे देश के ऊपर आर्थिक संकट है, मेरे देश के ऊपर समस्या आई हुई है, हमें टैक्स का लेवल हाई देना चाहिए। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट टैक्स लेवल बढ़ा दिया और जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया और इकोनॉमी जो है E1 पॉइंट से चलकर E2 पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। अब ये चीजें मतलब द मूवमेंट फ्रॉम E1 पॉइंट टू E2 इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब अर्थव्यवस्था का E1 बिंदु से E2 बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। या किस कारण होता है? या एकाएक असामयिक जब घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बाढ़ आना या जो है युद्ध की स्थिति होना, आर्थिक संकट होना, स्वास्थ्य संकट होना इत्यादि। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता होती है और इस सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार कर की दर भी बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था E1 बिंदु से चलकर E2 बिंदु पर आ जाती है। यही यही मतलब गति E1 बिंदु से E2 बिंदु पर जाना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। इतना क्लियर हो गया शिखा? अब समझ में आ गया? तो रिप्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? रिप्लेसमेंट इफेक्ट क्या है बताइए? अरे रिप्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? नाम से ही क्लियर है बेटे, बताइए। हम्म 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 हाई टैक्स इम्पोज किया जाता है। हम्म 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 ये वाई एक्सिस पे जो है टैक्स लिमिट है, वाई एक्सिस जो है वो टैक्स टैक्स लिमिट है और ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है? और हमने ये मान लिया कि इकोनॉमी शुरुआत में T1 समय में है, मतलब समय मतलब T1 समय होने को मान लो 2010 का समय है, 2011 है, 12 है, 13 है, जो भी हो, T1 मान लिया, सीधे समय मान लिया। और जिससे 2019 में एक बार की हमें पता चला कोरोना आ गया, 2020 में, तो मान लो 2020 का ही समय है। तो अब इकोनॉमी को जब अर्थव्यवस्था को पता चला तो उन्होंने टैक्स लेवल बढ़ाया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो इकोनॉमी जो है जब दोनों लेवल जब बढ़ गया तो वो इकोनॉमी E1 बिंदु से उठकर E2 बिंदु पर आ गई। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ जो है E1 से E2 हो गया और टैक्स लेवल भी जो है E1 से बढ़कर E2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही यही गति, यही जो गति है E1 बिंदु से E2 बिंदु पर जाना, अर्थव्यवस्था का E1 बिंदु से E2 पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, जो पहले से अधिक टैक्स लेवल और पब्लिक एक्सपेंडिचर को शो करता है। हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को शो करता है। ठीक है?
तो मतलब रिप्लेसमेंट होने का मतलब E1 बिंदु E2 बिंदु ने किसको रिप्लेस कर दिया? E2 E2 बिंदु ने रिप्लेस किया E1 को ना। तो मतलब E1 की जगह पे अब कौन आ गया? E2 आ गया। तो यही तो रिप्लेसमेंट है। और ये रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक संकट आया हुआ था, या स्वास्थ्य संकट था, या युद्ध की स्थिति थी, या कोई भी ऐसी जो है घटना घटित हुई जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मतलब जरूरत थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े और टैक्स का स्तर बढ़े। ठीक है। तो यही जो गति है अर्थव्यवस्था की, E1 बिंदु से E2 बिंदु पर जाना हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। गॉट इट। अब उसके बाद सवाल ये उठता है, जब E2 बिंदु पर हम पहुंच गए, तो जब समझ लीजिए कि सरकार ने जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया, सारी चीज बढ़ाई, कोरोना कंट्रोल में आ गया, सारी व्यवस्था सब कुछ ठीक हो गई, स्थिति समान हो गई। ठीक है। T2 पॉइंट पर मान लो, मतलब हाँ, मतलब 2000 मतलब 2021 में, जो 2020 में आया, 2021 में मान लो स्थिति समान हो गई। ठीक है। T2 टाइम पर। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये चाहिए कि वो जो उन्होंने, जो सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, टैक्स किस वजह से बढ़ाया था कि भाई कोरोना का संकट आ गया, टैक्स युद्ध की स्थिति आ गई, या ऐसी चीजें हो गई, टैक्स बढ़ाया और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, है ना। टैक्स ने, सरकार ने ये रीजन बता के टैक्स बढ़ाया था। जब ये स्थिति खत्म हो गई, समाप्त हो गई, समान हो गई स्थिति, अर्थव्यवस्था में सारी चीज नॉर्मल हो गया, कोरोना खत्म हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई, तो सरकार को ये चाहिए कि वो E2 बिंदु से वापस आकर E1 पर वापस आ जाए। पहले लेवल पे जो एक्सपेंडिचर है, पहले लेवल का जो टैक्स है, उस पर वापस आ जाना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। मतलब सरकार में अगर ये चीजें होगी तो सरकार को आना चाहिए। लेकिन सरकार E2 बिंदु से E1 बिंदु पर वापस नहीं आती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो उस देश में रहने वाली जनता है, उन्होंने सरकार से कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि मतलब अपने एक्सपेंडिचर को घटाएं और टैक्स को घटाएं, हम हायर लेवल टैक्स देने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उन कारणों पर ध्यान दें जिन कारणों की वजह से ये संकट आया, उन कारणों को दूर करें। तो उन कारणों को खोजना, उन कारणों को मतलब पिछली जो जो पिछली ऐसी कमियों को दूर करना जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई, और ताकि उस वो घटना फ्यूचर में ना घटित हो। बस समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसा इंस्पेक्शन करना, मतलब करने मतलब जांच पड़ताल करना, देखना, समझना कि यार हमसे पिछली क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई, अब उसको दूर करना और उसके बाद उसको सामान्य करना। तो ये इसको दूर करने के लिए भी, उस कमियों को दूर करने के लिए भी सरकार को एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो सरकार ने जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया था, अब वो एक्सपेंडिचर जो कोरोना पे जो खर्चा हो रहा था, वो उस पर अब न खर्चा करके अब इन बातों पे खर्चा होगा कि उसके कारणों को रोका जाए, उसके प्रभावों को रोका जाए, ताकि फ्यूचर में ये घटना फिर से घटित ना हो। तो ऐसे प्रभाव को हम कहते हैं निरीक्षण प्रभाव। ठीक है। इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो यही कारण है कि इकोनॉमी जो है E2 बिंदु से वापस E1 पर नहीं आती है, E2 बिंदु पर ही रहती है। तो E2 बिंदु पर वो चलती रहती है। ठीक है। अब वो एक्सपेंडिचर देखो, यहां से देखो, E2 से E3 तक ऐसे ही देखो, लेवल सेम है। यहां तक कोई एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है ना। बोलिए, E2 बिंदु से E3 तक देखो एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब T2 टाइम से T3 टाइम तक एक्सपेंडिचर देखो सेम है। मतलब सीढ़ी का एक स्टेप पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप E1 पे थे, E1 से आपने स्टेप चढ़ा E2 पर, तो एक तरीके का स्टेप तरीके का बन रहा है कि नहीं? जैसे सीढ़ियां होती हैं घर की, उसी उसी मैनर में देखो ये बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अर्थव्यवस्था जो है टी T3 समय पे चल रही है, अब आगे T4 पे कब जाएगी? जब कोई घटना घटित होगी तब। नहीं घटित होगी, नहीं जाएगी, अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। अब बात समझ में आ गया? तो फिर इसके बाद जो है संकेंद्र प्रभाव क्या है? संकेंद्र प्रभाव ये है कि मतलब राज्य सरकार के मुकाबले केंद्र सरकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत अधिक होती है, और जिसके कारण जो है केंद्र सरकार का सार्वजनिक व्यय बहुत अधिक होता है। तो इसको ही हम संकेंद्रण प्रभाव कहते हैं। मतलब राज्य के मुकाबले केंद्र सरकार का सार्वजनिक व्यय बहुत अधिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है। और कर के सारे स्रोत उसके हाथ में होते हैं, अधिकांश स्रोत उसके हाथ में होते हैं, इसे हम संकेंद्रण प्रभाव कहते हैं।
तो ये तीनों कारण की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की प्रकृति क्या होती है, मतलब नेचर कैसा होता है, वो होता है स्टेप लाइक मैनर में। ये समझ में आ गया अब? चलिए, अब इसके बाद जस्ट केवल अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो मेरे ख्याल से कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस भी केवल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है किसमें, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस में। क्या इंप्रूवमेंट है आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप लोग जो सीढ़ियां देख रहे हैं, अब इसको एक थोड़ा सा रिफ्रेश तरीके से लाते हैं, एक नए पेज पे लाते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा को डिफरेंस कर सकें। स्केल से थोड़ा सा ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, एकदम थोड़ा स्टेप की तरीके से। अब देखिए, जो चीजें अभी हमने वहां दिखाया था ऊपर कर्व में, केवल उसी को हमने फिर से रीड्रॉ किया है, कुछ ज्यादा कुछ हमने कुछ किया नहीं इसमें। यहाँ पे हमने समय ले लिया t1, t2, t3, यहाँ पर समय जो है वर्षों में है, ठीक है, ईयर्स। तो अब इसमें ग्राफ आप सभी को विजिबल है। स्केल से आप लोग थोड़ा सही से बना लेना, हमने शायद सही से नहीं बनाया। हाँ, तो इस वही ग्राफ है जो भी हमने ऊपर वहां बनाया हुआ है, ठीक है, सेम वही ग्राफ है। उसमें कुछ है, उसमें केवल और एक ये था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर भी था, लेकिन हम कॉलिन क्लार्क ने देखो क्या चीज नोटिस कराया। जैसा कि वाइजमैन पिकॉक ने कहा था कि जैसे जैसे मतलब संकट आता जाता है, ये जो सीढ़ी है ना, ये E1 बिंदु से E2 बिंदु पर चलेंगे, फिर मान लो चलते रहेंगे, फिर कोई घटना घटित होगी, फिर E3 से हम E4 पे आ जाएंगे, फिर चलते रहेंगे, फिर कोई घटना घटित होगी, फिर हम ऐसे। तो ये इन्होंने कहा, इन्होंने केवल इस पर नोटिस किया है। कॉलिन क्लार्क ने कहा कहा कि जो है, पहले इतनी बात समझ में आ गई कि इनका वाइजमैन जो पिकॉक का जो क्या कहना था कि जैसे जैसे आर्थिक घटनाएं घटित होती रहेगी, मतलब जो अनफोर्सिंग सिचुएशन आती रहेगी, उसको पूरा करने के लिए सरकार टैक्स की दर बढ़ाती रहेगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या कहा कि कोई भी लिमिट नहीं बताई कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहां तक बढ़ेगा, ये इन्होंने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? पब्लिक एक्सपेंडिचर की लिमिट नहीं, उन्होंने वाइजमैन ने नहीं बताया, कॉलिन क्लार्क ने तो इसको बताया। कॉलिन क्लार्क ने उनकी कमियों को दूर किया ना, उनकी कमियों को फॉलो किया। पब्लिक एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या होगी, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर कहां तक, क्या ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये सीढ़ियां अब जो है इनफाइनाइट तक का चलते रहेंगे क्या?
और टैक्स की टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जो है लोग तुम्हें बस टैक्स देते रहेंगे और आप जो है टैक्स बढ़ाते रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। किसने कहा? कॉलिंग क्लार्क ने कहा ऐसा नहीं है कि आप जो है जब भी घटना घटित होती रहेगी और आप जो है टैक्स बस बढ़ाते रहेंगे और लोग जो है टैक्स टॉलरेंस करते रहेंगे और वो आपको जो है आप पब्लिक एक्सपेंडिचर साथ में बढ़ाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक सीमा होती है, मतलब टैक्स लेवल की क्या होती है, एक सीमा होती है, मतलब टैक्स लेवल आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। बात समझ में आई? उन्होंने कहा कि टैक्स टैक्स लेवल ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भाई पैसा कमा रहा है उसके बाद टैक्स बढ़ाते चले, 10% टैक्स लगाया, 20% लगाया, 30% लगाया। एक आप 100% का टैक्स लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। लोग क्या करेंगे, काम ही करना बंद कर देंगे। कर देंगे क्योंकि अभी आपसे अगर ये कहा जाए कि आप जाओ काम करो, 100 रुपए टैक्स के रूप में लाके दे दो, तो आप काम करोगे? आप कहोगे वैसे भी भूखे मरना और ऐसे ही भूखे मर जाए। तो भी आप बड़ा जो है मन मार के उसको दोगे, तभी आप कहोगे यार आधा तो मेरा टैक्स नहीं चला जाता है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि आपने, मतलब कॉलिन क्लार्क ने क्या कहा कि आपने कर सीमा की कोई स्तर को बताया नहीं है कि कर कर किस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। पहली कमी तो आपके अंदर ये थी। और जब कर के कोई एक स्तर होगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक स्तर तक बढ़ना चाहिए, उसके बाद भी पब्लिक एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? तो इन्होंने इस सीमा को बताया। इन्होंने क्या बताया, कॉलिन क्लार्क ने बताया कि टैक्स को एक मतलब बहुत अधिक स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता। टैक्स का एक टैक्स लेवल का एक स्तर होता है, मतलब टैक्स कराधान की एक सीमा होती है जिसके बाहर आप टैक्स लगाएंगे तो वो अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट्स डालेगा। टैक्स लेवल की एक क्या होती है, सीमा, मतलब कर स्तर की एक सीमा होती है। हाँ, जिससे जिससे अधिक आप कर नहीं लगा सकते हैं, जिससे अधिक आप, मतलब जिससे अधिक सरकार आप नहीं, मतलब जिससे अधिक सरकार कर नहीं लगा सकती। सवाल उठ गया? समझ में आ गया कि इन्होंने किस कमी को दूर किया? उन्होंने बस स्टेप लाइक मैनर में बता दिया कि जैसे जैसे घटनाएं घटित होती रहेगी वैसे वैसे सरकार कर लेवल बढ़ाती रहेगी, कर का स्तर बढ़ाती रहेगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर अर्थव्यवस्था में बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बार जो है हर बार घटनाएं घटित होती रहेगी, हर बार सरकार जो है टैक्स बढ़ा के पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरा कर देगी। ऐसा नहीं है। टैक्स लेवल की भी एक सीमा होती है और लोगों में टैक्स वहन करने की भी एक क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि लोग के ऊपर आप 100% टैक्स लगा दोगे तो लोग आपको 100% टैक्स दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये बात तो कह दिया कि टैक्स को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, उसको एक सीमा तक ही रखा जा सकता है। और जब टैक्स को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता तो इसके मतलब इसका ये हो गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, दोनों चीजें हो गया। तो अब इतना पहले समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि एक सीमा तक जब नहीं बढ़ाया जा सकता तो वो सीमा कौन सी है? सीमा कोई किसी के नाम तो नहीं हुई है, आप पहले सोचो कि वो हमें परेशान करे। सर आप बार बार मेरा नाम लेके चिढ़ा रहे हैं। तो एक सीमा से अधिक जो है नहीं बढ़, अब सवाल ये उठता है कि वो टैक्स टॉलरेंस लिमिट कौन सी होगी? टैक्स टॉलरेंस लिमिट वो क्या होगी जितनी सरकार जहां तक मतलब बढ़ा सकती है? कर वहन क्षमता मतलब लोगों में किस स्तर तक कर को सहा जा सकता है, मतलब किस स्तर तक सरकार कर बढ़ा सकती है। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने बताया टैक्स लेवल लिमिट, मतलब दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय को सार्वजनिक व्यय को किस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने किस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया। मेरे ख्याल से थ्योरी अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब बस इसको केवल एक सेंटेंस में आप लोग लिख लीजिए और यही आपका जो है।
अब वो जो लिमिट, वो जो इस स्तर तक इसको बढ़ाया जा सकता है, वही जो लिमिट होगी, इसको ही इन्होंने क्रिटिकल लिमिट कहा है। क्या कहा है? हाँ, क्रिटिकल लिमिट, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम भी है क्रिटिकल लिमिट। आप बता दो, ठीक है, क्रिटिकल लिमिट ऑफ टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाँ, तो ये बताने जा रहे हैं ना, पहले ये तो सुन लो, इन्होंने जो बताया वही बता देते हैं हम, ठीक है। तो इन्होंने कहा, अब इसको एज ए डेफिनेशन पहले लिखा देते हैं, फिर इसके बाद ऐसे लिख लो, कॉलिंग क्लास, सब हिंदी मीडियम के ना, इसमें इंग्लिश मीडियम का तो कोई नहीं है, एक ही डेफिनेशन आगे लिखे, इंग्लिश का तो कोई नहीं है। अरे भाई आवाज तो दे दो, इंग्लिश मीडियम तो कोई नहीं है। कॉलिंग क्लार्क के अनुसार सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के अंश के रूप में, ब्रैकेट में पब्लिक, चलो एक दो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा देंगे, सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के अंश के रूप में पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। यदि यह 25% से अधिक 25% से अधिक बढ़ता है, तो संतुलित बजट की स्थिति में भी संतुलित बजट इसलिए है क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू दोनों बराबर है, ठीक है। संतुलित बजट उसको कहते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, मतलब रेवेन्यू दोनों बराबर हो, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो, उसको संतुलित बजट कहते हैं। तो संतुलित बजट की स्थिति में भी स्फीतिकारी स्थितियां उत्पन्न होगी। यह दो कारणों से होगा। नंबर 1 कि जब सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के अंश के रूप में
के रूप में 25% से अधिक होगा, तो समुदाय के लोगों का मतलब होगा देश में रहने वाले लोगों जो है, समुदाय के लोगों का व्यवहार प्रकृति, मतलब बिहेवियर पैटर्न, उनका बिहेवियर पैटर्न परिवर्तित हो जाएगा, और जाहिर सी बात है, जब आपसे ज्यादा टैक्स लेने लगेगी गवर्नमेंट, तो जो है आप क्या करोगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज होने का मतलब ये होगा कि आप जो है कहोगे यार जितना मेहनत करो उससे ज्यादा तो टैक्स सरकार ले लेती है ना, इससे बढ़िया क्या है कि मेहनत ही ना करो, आराम से बैठे रहो, है कि नहीं। या फिर हो सकता है कि कम काम करो, बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, और उत्पादन कम करने लगते हैं, मतलब प्रोडक्शन कम करने लगते हैं। क्योंकि आय का अधिकांश भाग कर के रूप में, टैक्स के फॉर्म में, कर के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा कि जब उत्पादन कम होगा, जो अभी यहाँ उन लोगों ने उत्पादन करना कम कर दिया, जब उत्पादन कम करने लगेंगे, तब क्या होगा, कम करने लगेंगे तो समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई जो होगी इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, प्राइसेस भी कम होगी। मतलब कीमतें भी कम होगी। और जब कीमतें कम होंगी तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर जिसको हम कहते हैं, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रभावी मांग
बढ़ जाएगी। और अर्थव्यवस्था में अधिक मांग एवं कम पूर्ति के कारण बेरोजगारी होगी। सॉरी, अधिक मांग और कम पूर्ति के कारण असमायोजन की स्थिति होगी। असमायोजन, मल एडजस्टमेंट इसको हम कहते हैं। की स्थिति होगी। इतना ही आपकी ये कॉलिंग क्लार्क हाइपोथेसिस है। कहानी समझ में आ गया आप लोगों को? और फिर कई लोगों ने कॉलिंग क्लार्क हाइपोथेसिस के मतलब उन्होंने आलोचना भी की है कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इस लेवल तक पहुंच जाए और वहां ऐसी स्थिति आ जाए। तो अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो वो बता दे। देखिए, बस केवल तीनों थ्योरीज को आपस में आप रिलेट कर लीजिए कि एक दूसरे ने केवल सबकी कमियां आपस में दूर की है, बाकी कोई किसी ने कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, इसमें केवल दो सवाल अच्छे से याद रख लीजिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, और दूसरा वो जो वृद्धि हो रही है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, कॉन्टिन्यूस या स्मूथ मैनर में हो रहा है या स्टेप लाइक मैनर में हो रहा है। तो ये दोनों तो डील किया उन लोगों ने, वैगनर और वाइसमैन पिकॉक ने। फिर इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस की कमियों को उठाया कि इन्होंने जो है टैक्स लेवल लिमिट को नहीं बताया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर किस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। कोई इसका इंडेफिनिट लेवल तो है नहीं, असीमित असीमित तो है नहीं कि अब जितना मन चाहे तक बढ़ाते चले जाओगे। तो उन्होंने केवल इस लिमिट को आइडेंटिफाई किया, इस लिमिट को बताया और कहा कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर 25% राष्ट्रीय आय के अंश के रूप में अगर 25% से अधिक बढ़ता है तो संतुलित बजट में भी स्फीतिकारी स्थितियां होंगी। देखिए, संतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें सरकार का सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय दोनों बराबर होती है, उसको संतुलित बजट कहते हैं। और संतुलित बजट की स्थिति में न तो स्फीतिकारी स्थितियां होती है और ना ही अस्फीतिकारी स्थितियां होती है, मतलब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी नहीं होती और डिफ्लेशनरी सिचुएशन भी नहीं होती। तो इन्होंने एक यूनिक तरीके का ये कह दिया कि संतुलित बजट में भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो सकती है अगर आपने सार्वजनिक व्यय को 25% से अधिक बढ़ाया तो। अगर 25% से अधिक हो गया तो क्या होगा, तो इन्होंने बताया कि संतुलित बजट में स्फीतिकारी स्थितियां होगी। किस वजह से होगी? दो कारण इन्होंने बता दिया। पहला कारण इन्होंने बताया कि लोगों का व्यवहार चेंज हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि जब वो अपने आय का अधिकांश रूप जो है टैक्स रूप में दे रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कम करने लगेंगे, आराम से थोड़ा सा कमाएंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, वो बहुत है, सेविंग वगैरह वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो प्रोडक्शन कम करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था में पूरी जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, वो कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो उसके साथ साथ वो कीमतें भी अपने आप में कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। ठीक है, अधिक सप्लाई पे अधिक कीमत होती है, कम सप्लाई पे कम कीमत होती है। ठीक है, जब कीमत कम हो जाएगी तो कीमत कम होने का मतलब ये हो कि मान लो जैसे 1 रुपए की कोई एक चीज मिलती थी
अब वो जब कीमत कम हो गई तो मान लो ₹1 की 2 चीज़ें मिलने लगी, तो लोगों को लगेगा उनकी परचेज़िंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ गई है। जब क्रय शक्ति क्षमता जब बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदने लगेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था में अधिक माँग और कम पूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जिसको हम असमायोजन की स्थिति कहते हैं। दोनों में कोई तरीके का एडजस्टमेंट नहीं होगा। इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको? चलिए वेरी गुड। जबकि जो है जो एम्पिरिकल एविडेंसेस है उसमें ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया। कई कई देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी सार्वजनिक व्यय को राष्ट्रीय आय के अंश के 25% से अधिक भी बढ़ाया, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट उनके सामने नहीं आया।